हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम सीसा संचायक सेल, नीफे सेल में अंतर तथा धात्विक चालकता एवं विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्या है सीसा संचायक सेल तथा एडिशनल सेल में अंतर। क्या हो जाएगा, एक कॉलम में लिखा जाएगा सीसा संचायक सेल और एक में लिखा जाएगा नीफे, और इसी को बोलते हैं एडिशनल सेल। सीसा संचायक सेल हमारा प्राथमिक सेल है और नीफे या एडिशनल सेल हमारा द्वितीयक सेल है एडिशनल सेल। नीफे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे नीफे सेल भी कहा जाता है। तो इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पहला अंतर, जब यह सेल, कौन सा, सीसा संचायक सेल, जब यह सेल पूर्ण आवेशित हो जाता है तब इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, 2.2 वोल्ट। ठीक है, और जब यह सेल पूर्ण आवेशित होता है तब इसका विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। यानी इसका प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा। इसका कम होता है, इसमें अधिक से अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है, और जब इसमें ज़्यादा प्रतिरोध है इसमें कम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि अधिक प्रतिरोध है तो रुकावट ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद तीसरा है, यह एक अम्लीय सेल है और यह एक क्षारीय सेल है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इसे पूर्ण निरावेशित होने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, फिर इसके बाद यह है, इसे पूर्ण निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती हैं, उत्क्रमणीय। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें रख रखाव की अधिक आवश्यकता नहीं होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यह सेल एडिशनल सेल से सस्ता होता है, क्योंकि आकार में छोटे भी होते हैं तो यह क्या होंगे, सस्ते होंगे। जबकि यह सेल सीसा संचायक सेल से कैसे होते हैं, महंगे, आकार में बड़े भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट है, इसकी दक्षता 70% होती है और इसकी दक्षता 50% होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में और यदि हम अंतर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यह आकार में छोटा होता है, आकार में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सीसा संचायक सेल और नीफे सेल में अंतर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धात्विक चालकता व विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। तो एक कॉलम में धात्विक चालकता लिख लेंगे और एक में लिख लेंगे विद्युत अपघटनी चालकता। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः धातुओं की चालकता को ही क्या कहते हैं, धात्विक चालकता। नाम से स्पष्ट है, धात्विक यानी धातुओं की चालकता। और विद्युत अपघटनी चालकता, तो विद्युत अपघट्ट हमने विलयन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो विद्युत अपघट्ट विलयनों में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः विद्युत अपघट्ट विलयनों की चालकता को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। तो ये धात्विक चालकता, धातुओं की चालकता को धात्विक चालकता कहते हैं और विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, धात्विक चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मतलब जो धातुओं में जो चालकता रहती है, जो धारा का प्रवाह होता है, वो किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और उनके विपरीत दिशा में होता है, ध्यान रखना। और विद्युत अपघटनी चालकता धन व ऋण आयन के कारण होती है, यानी इनमें इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, तो उनके कारण में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है, धात्विक चालकता का मान अधिक होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धन व ऋण आयनों की तुलना में अधिक तेजी से गति करते हैं। ठीक है, और विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता है, क्योंकि धन व ऋण आयन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में तेजी से गति नहीं करते। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन तेज गति करते हैं जबकि धन और ऋण आयन स्लो गति करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, धात्विक चालकता। धात्विक चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना। तो धात्विक चालकता बराबर हो जाएगा 1 प्रतिरोध। और विद्युत अपघटनी चालकता क्या होती है, 1 आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ताप बढ़ाने पर, क्या, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ाने से उनकी चालकता घटती है। यानी ताप जैसे बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने से उनकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगी। ठीक है, और यहाँ पर ताप बढ़ाने पर, क्या, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी
विलयन का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाएंगे जैसे जैसे आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। तो ध्यान रखना, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। कितने नियमों का, 2 नियमों का प्रतिपादन। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम है, 2 नियम है। कितने, 2। तो पहला हो जाएगा प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो पहला क्या है, प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन कहाँ, जो सेल में भरा होता है, ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी जब सेल में धारा प्रवाहित करते हैं उसके विलयन में, तो उस विद्युत अपघट्य विलयन के इलेक्ट्रोड पर, यानी उस पर क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी उस पर जो पदार्थ की मात्रा जमा हो गई है, तो उस विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे ही हम सेल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विद्युत अपघट्य विलयन के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कोई द्रव्यमान उस पर जो जमा हो गया है, वो उस विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान आवेश की मात्रा के कैसा होता है, समानुपाती। ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने लिखा कि यदि विद्युत अपघट्य विलयन में Q आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है। तो हमारा नियम क्या है कि जब सेल के विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो मात्रा है वो आवेश की कैसी होती है, समानुपाती होती है। इसलिए हो जाएगा m समानुपाती Q। फिर यहाँ से हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो हमारा नियतांक आ गया क्या, Z। क्या आ गया, Z, ठीक है। अब यहाँ से हम Z का मान निकालेंगे तो Q कहाँ आ जाएगा, बटा में, तो Z बराबर m/Q। इसके बाद फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है कि इस नियम के अनुसार 2 विद्युत अपघट्य विलयनों में, अब कितने विलयन हैं, 2, कितने, 2 विद्युत अपघट्य विलयनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात। अब अनुपात क्यों, क्योंकि 2 विद्युत अपघट्य विलयन है तो 2 बार द्रव्यमान होगा, तो उनका अनुपात उन इलेक्ट्रोडों के, यानी जो सेल में लगे हुए हैं, जो विलयन में रखे हुए हैं, उन इलेक्ट्रोडों के पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के, किसके, रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। यदि 2 विद्युत अपघट्य विलयनों के इलेक्ट्रोडों के रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हैं, रासायनिक तुल्यांक क्या है, E1 व E2, तथा इन पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान M1 व M2 है। क्या है, M1 व M2 है। तब तो क्या हो जाएगा, M1 बटा M2 बराबर में E1 बटा E2, यानी इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपातों के बराबर होता है। ये हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम था। फिर इसके बाद में आता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक व रासायनिक तुल्यांक में संबंध। विद्युत रासायनिक तुल्यांक व रासायनिक तुल्यांक में संबंध, तो क्या हो जाएगा, माना 2 विद्युत अपघट्य विलयन, कितने, 2 विद्युत अपघट्य विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान रहती है, तो समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इनके इलेक्ट्रोडों पर, किस पर, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 हैं। 2 विद्युत अपघट्य विलयन है तो द्रव्यमान कितने हैं, M1 व M2, तथा इन इलेक्ट्रोडों के पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हैं। तब और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएंगे इनके, Z1 व Z2। ये है रासायनिक तुल्यांक और ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z1 व Z2 है। तब अब फैराडे का द्वितीय नियम, तो फैराडे का द्वितीय नियम हमने पढ़ा है, क्या होता है, M1 बटा M2 बराबर में E1 बटा E2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, पहले विद्युत अपघट्य विलयन के लिए
किसके? पहले दो विद्युत अपघट्ट विलयन है तो पहले की बात चल रही। पहले विद्युत अपघट्ट विलयन के लिए फैराडे के प्रथम नियम से, तो फैराडे के प्रथम नियम हमने अभी आंसर निकाला तो क्या आया था? M बराबर ZQ, ये आया था। और हमने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो इस Q की जगह अब हम क्या रख देंगे? I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? M बराबर ZIT। अब पहले के लिए है तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? M1 Z1। अब I1 और T1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में समान धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, ठीक है। और ऊपर हमने माना में भी लिखा है, तो हो जाएगा M1 बराबर Z1IT, समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद द्वितीय विद्युत अपघट्ट विलयन के लिए, किसके लिए? द्वितीय विद्युत अपघट्ट विलयन के लिए फैराडे के प्रथम द्वितीय नियम फैराडे के प्रथम नियम से, किस नियम से? प्रथम, ठीक है। तो फैराडे के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा? अब द्वितीय विद्युत अपघट्ट विलयन की बात चल रही है, तो M1 की यहाँ पर M2, Z1 की यहाँ पर Z2 और I का I और T का T, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 बटा समीकरण 3 से भाग देंगे, तो LHS में LHS का भाग, RHS में RHS का भाग। तो क्या हो जाएगा? M1 बटा M2 बराबर में Z1IT बटा Z2IT, IT से IT कैंसिल, क्या आ गया? M1 बटा M2 बराबर में Z1 बटा Z2, समीकरण नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 और 4, तो समीकरण नंबर 1 ऊपर है हमारा, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 के LHS कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। देख रहे होंगे आप समीकरण नंबर 1 और 4 के LHS कैसे हैं? बराबर हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 4 से जब LHS बराबर है उनके, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो समीकरण नंबर 1 में RHS क्या है? E1 बटा E2, और समीकरण 4 में RHS क्या है? Z1 बटा Z2। तो दोनों क्या हो गए? बराबर। अब हम इसी को या करके ऐसा भी लिख सकते हैं E समानुपाती Z, क्योंकि यदि इसी से हम फॉर्मूला बनाए तो E1 बटा E2 बराबर में Z1 बटा Z2, ठीक है। तो इस रूप को हम अर्थात करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रासायनिक तुल्यांक, क्या? रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक क्या है हमारा? E। रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z। तो रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक के कैसा होता है? समानुपाती होता है। यही हमारा क्या है? रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में संबंध। तो ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फैराडे नियतांक के बारे में। तो फैराडे नियतांक क्या है? किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, क्या? रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? E। उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके? Z के समानुपाती होता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि E किसके समानुपाती होता है? Z के। तो क्या लिख देंगे? यदि पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक E व विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है तब, तो E समानुपाती Z। समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो नियतांक हमारा आएगा F। F ही क्या है? हमारा फैराडे नियतांक है। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो E बटा Z। अब यहाँ से फैराडे नियतांक की परिभाषा बन जाएगी, तो वो परिभाषा आपको लिखना है। क्या लिखोगे? कि किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक व विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को क्या कहते हैं? फैराडे नियतांक कहते हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं, ठीक है। इसे F से दर्शाते हैं, तो ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको जो आई बटन दिख रही है उस पर क्लिक करें, तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।